Now we have Indian Cybercrime Coordination Team with us, I4C under Ministry of Home Affairs, Government of India, deals with cybercrime. I4C focuses on tackling all the issues related to cybercrime for the citizens, and to aware you all about the subject, we have Shri Nishant Kumar, Director, and Shri Deepak Kumar, Deputy Commandant for I4C MHA, Ministry of Home Affairs. Before we start the session, I would like to thank the Culture Ministry and Ministry of Home Affairs for their support. Oxford Bookstore, our bookstore partner and venue partner, IGNCA. I would also like to thank NDMC, our associate partners, Amul, Gale, Paytm, Vodafone, our media partner, Prasar Bharati and Waves OTT. Also to our jury members and especially Ms. Sujata Parashar for thoughtfully conceptualizing and coining the theme Sahitya, Sanskriti aur Samriddhi. Our heartfelt gratitude to all our speakers, authors, poets, moderators and panelists. And to begin with the session, I would invite Shri Nishant Kumar, Director, I4C. Can we have a huge round of applause for Nishant Kumar? And this session is moderated by Ms. Purkha Tak, Social Media Head, I4C. Over to you, Purkha. Check. Thank you so much. Hello, namaskar and good afternoon everyone. मेरा नाम पुरखा है और आज दिल्ली लिट फेस्ट के इस मंच पे होना मेरा सौभाग्य है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. I would like to also thank all the organizers for making this possible. अब आजकल चोर ना घरों में सिर्फ दरवाजे या खिड़की तोड़ के नहीं आ रहे हैं, वो आपके पास अलग अलग तरीक़ों से पहुंच रहे हैं, जैसे ऑनलाइन, चाहे आपके लैपटॉप के थ्रू हो, इंटरनेट के थ्रू हो, फ़ोन कॉल्स के थ्रू हो. तो साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा आजकल चल रहे हैं और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि किस चीज़ पे कौन सा साइबर क्राइम हो रहा है और हमें उससे कैसे बचना है. इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री निशांत कुमार जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वर्टिकल I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से. अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे सर. थैंक यू. तो इस सेशन को प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद हम कुछ एक छोटी सी क्विज़ रखेंगे जिसमें आपको बहुत सारे गुडीज़ जीतने का भी मौका मिलेगा. सो सर, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स, डिजिटल स्पेस के अंदर इतनी सारी एड्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, इतने सारे साइबर क्राइम्स उसके थ्रू हो रहे हैं, उस सबको I4C एक चैनल बना के साइबर क्राइम के लिए अवेयरनेस क्रिएट करता है. तो I4C है क्या, सबसे पहले वो बताइए. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये साहित्य उत्सव में ये साइबर क्राइम की बात की जा रही है. मैं अभी जो पिछला सेशन था काफ़ी अच्छा रहा पुरखा, मैं थोड़ी सी आपसे लिबर्टी ले रहा हूँ. हमने शुरू से सुना है कि साहित्य समाज का दर्पण है. जो समाज में घटित हो रहा है आपके आसपास, साहित्य उसका प्रतिबिंब होता है. आज की डेट में अगर हम देखें, आज की तारीख में जो हमारे आसपास सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट अगर कुछ है जो कहीं ना कहीं हम सबको प्रभावित कर रहा है, जैसा भी डॉक्टर जोशी भी बता रहे थे, डिजिटल दुनिया है. क्योंकि हम सबका कम समय वास्तविक और कई लोगों का अधिक समय जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में मोबाइल्स के साथ, अपने लैपटॉप्स के साथ बीतता है. तो वहाँ पे किस तरह का माहौल है, वातावरण है, क्या ख़तरे हैं, इसको भी कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि साहित्य उत्सव का पार्ट होना चाहिए, भाग होना चाहिए. दूसरा, जो अभी जस्ट डॉक्टर जोशी बता रहे थे कि एक साहित्यकार को एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए. उसको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारे देश में, समाज में आसपास क्या चल रहा है. जो पहली कविता भी उन्होंने सुनाई थी वो क्लाउड और बादल की बात की थी, जहाँ डिजिटल और रियल वर्ल्ड को कहीं ना कहीं जोड़ने या उसकी तुलना करने की का उन्होंने प्रयास किया था. तो मेरे विचार से जो ये अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो सेशन है हमारा, ये बिल्कुल प्रासंगिक है. आपके जो लोग साहित्य प्रेमी अगर यहाँ कुछ बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस सेशन से उनको वास्तविक जीवन में, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने ये अनुभव लिया नहीं हो. आपको सुबह से शाम तक कई कॉल्स आते ही होंगे
और आप में से कई लोग खुद या आपके बहुत नज़दीकी लोग कभी ना कभी इसके शिकार भी बन चुके होंगे दुर्भाग्यवश। तो मैं चाहूँगा जो लोग भी साहित्य प्रेमी हैं, जो कुछ लिखते हैं या कुछ कहते हैं किसी मंच से, ज़रूर इस बात को भी अपने साहित्य का, अपनी रचनाओं का एक हिस्सा बनाएं। बिकॉज जब आप किसी चीज़ को एक कलात्मक रूप से एक किसी कथा कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचती है। और साइबर क्राइम जो आप बता रहे हैं, जब जितनी अधिक जागरूकता या समझ होगी, इसको रोकना उतना ही आसान होगा। बिकॉज यहाँ पर इन्फोर्समेंट से ज़्यादा आपकी सतर्कता और समझ की ज़रूरत होती है। शायद इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि इस मंच से ये एक सेशन हम रखें। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा था, सॉरी थोड़ा सा मैंने समय लिया। इस धारा प्रवाह जो अपने ये एक प्रवाह चल रहा है साहित्य उत्सव का, उससे इसको उस ढर्रे में लाने के लिए आप लोगों को आउट ऑफ द वो ना लगे। इसमें देखिए, जब अभी आपको पता है हम डिजिटल भारत बनाने का एक सपना देखा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, और ये हमने एक नारा दिया था कि हम डिजिटल भारत बनाएंगे, और वो बना लिया है हमने। ये हमारे लिए बहुत मतलब एक सफलता है हमारी। दुर्भाग्यवश जिस तेज गति से हमने डिजिटलीकरण किया, उसी तेज गति से वो शायद वो समझ नहीं लोग डेवलप कर पाए सिंक में, तो एक गैप आया जिसकी वजह से साइबर क्राइम्स बढ़े। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको समझते हुए जो भारत सरकार ने समय से के साथ ही 2014-15 से ही प्रक्रिया आरंभ की गई थी। 2019 से एक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र नाम का यूनिट गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया। कारण ये है, आप सबको पता होगा कि जो पुलिसिंग है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी राज्य सरकार के अंतर्गत पुलिस आती है। और साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानता है। आप एक राज्य में बैठकर दूसरे राज्य में या फिर दूसरे देश में बैठकर दूसरे देश में अपराध किए जा रहे हैं। तो इसके अलावा इसमें बैंकिंग, फिनटेक, दूरसंचार, टेलीकॉम, ऐसे कई अलग अलग डिपार्टमेंट सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी इसको रोका जा सकता है। और इन सब के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता थी, एक यूनिट की ज़रूरत थी। वही काम हम लोग भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को जो हम यहाँ बैठे हैं, जागरूकता देना, लोगों को अवेयर बनाना, अलर्ट करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे काम का। थैंक यू सो मच सर I4C के बारे में बताने के लिए। अब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, लाइक यू राइटली सेड, जिसके पास साइबर क्राइम का अटेम्प्ट नहीं हुआ हो या उसके दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ऐसा नहीं हुआ हो। हर रोज़ हम लोग ऐसी कॉल्स हमारे पास आती हैं जिसमें हमको लगता है कि हाँ, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी भारत में ऐसे कौन से ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, कौन से कॉमन साइबर क्राइम्स हैं जिनसे हमें सतर्क रहना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि तरह तरह से लोगों के पास इस तरह के कॉल्स या फ़ोन्स आते हैं या इंटरनेट पे आता है। जो हम लोगों के पास चूँकि लगभग पूरे देश की विजिबिलिटी है, लगभग नहीं है ही पूरे देश की, हमारा एक पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जहाँ पे लोग इस तरह का अगर शिकार हो गए तो कंप्लेन दर्ज कराते हैं। तो हमें पता चलता है कि क्या अभी ट्रेंडिंग ज़्यादा है, कहाँ लोग ज़्यादा इसके शिकार बन रहे हैं। तो अभी मैं दो ऐसे ख़ास तौर पे साइबर क्राइम की बात करूँगा जो ज़्यादा प्रिवेलेंट है। एक सबने, कई लोगों ने सुना होगा आप में से, जिसको डिजिटल अरेस्ट हम लोग नाम देते हैं, लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता कि उनके साथ ये डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। आपको एक कॉल आता है, और ये बता दूं ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स के साथ होता है। अभी जो हम देख रहे हैं, जो लोग अकेले रहते हैं, बच्चे बाहर रह रहे हैं, उनके साथ इस तरह के अटेम्प्ट ज़्यादा हो रहे हैं। कॉल्स आते हैं कि भाई आपका आधार कार्ड या आपका जो मोबाइल सिम है, ये किसी ऐसे क्राइम के साथ इस्तेमाल हुआ है जो मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स या कोई लेटेस्ट चीज़ों से, कोई आतंकी घटना है, बोलते हैं भाई आतंकवादी है, उनके नाम पर उनके साथ आपका मोबाइल या आधार लिंक पाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग सब जोड़ते हैं। लोगों को डराया जाता है, फिर उनको एक वीडियो कॉल वगैरह करके एक पुलिस ऑफिसर आता है, उसके सामने पूरा आपको वीडियो कॉल पे पूरा एक पुलिस का माहौल दिखता है, सीबीआई या पुलिस बनकर वो डराते हैं, और डरा करके फिर आपको पैसे बोलते हैं कि आप किसी अमुक अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, जो आरबीआई का अकाउंट है, आपके पैसों की जांच की जाएगी, फिर वापस किया जाएगा। और लोग डर के पैसे वापस ट्रांसफ़र करते हैं। और हमने इसमें देखा है कि दिल्ली में ही एक व्यक्ति हाल में ही करीब उन्होंने 22 करोड़ से ज़्यादा एक अकेले व्यक्ति ने दिया। तो ये डर के कारण होता है। उसके बाद मुंबई में एक 35 करोड़ का केस आया। तो माननीय प्रधानमंत्री ने भी 2023 के अक्टूबर या सितंबर मन की बात में इसकी चर्चा की थी।
तो जागरूकता आई है, कम लोग शिकार बन रहे हैं, लेकिन जो बन रहे हैं वो बहुत अधिक उनके पैसे जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो लोग यहाँ उपस्थित हैं अपने परिवारजनों में, जो भी आपके वरिष्ठ नागरिक हैं, सबको बताएं भी कि इस तरह का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कोई भी पुलिस अधिकारी, इवन वो कॉल पे ही जज भी बिठा देते हैं, कोई कोर्ट का माहौल बना देते हैं, वारंट इशू हो जाता है। तो आपको समझना है कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि फ़ोन या वीडियो कॉल के ऊपर आपका इंटरोगेशन होगा। तो इसको हमने कहा है डिजिटल अरेस्ट, क्योंकि वो आपको बाध्य करते हैं कि आपको लगातार वीडियो कॉल पे बने रहना है और किसी से संपर्क भी नहीं करना है, क्योंकि उनको पता है आप 4 लोगों से बात करेंगे आपको पता चल जाएगा। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा पैसे जो लोग गंवा रहे हैं आज की तारीख में, डिजिटल अरेस्ट में पैसे उतने नहीं जा रहे क्योंकि कम लोग शिकार हो रहे हैं, और जो हो रहे हैं वो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं डर की वजह से। सबसे ज़्यादा जो हमारे देश के लोग, और मैं 1-2 मिथ तोड़ना चाहता हूं। कई बार लोगों को लगता है हम बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हमारे साथ तो ये क्राइम हो नहीं सकता। मैं बताऊं, ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स और काफ़ी अच्छे पद पे बैठे लोगों के साथ हो रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट स्कैम या निवेश घोटाला जो हम कहते हैं। वहाँ पर पहले केस में आपके डर को हथियार बनाया जा रहा था, यहाँ आपके लालच को हथियार बनाया जाता है। आपको सोशल मीडिया पर तरह तरह के एड्स आते हैं, जहाँ पर जो अभी एआई की बात हो रही थी, एआई तकनीक की मदद से कुछ ऐसे वीडियोस तैयार किए जाते हैं जहाँ कोई बड़ा मशहूर व्यक्ति आपको बोल रहा है कि भाई कोई टीवी के एंकर बैठकर बता रहे हैं। कल को आपको ऐसा दिखेगा कि इसी साहित्य लिटरेचर फेस्टिवल के इसी कुर्सी पर बैठकर कोई बता रहा है कि भाई भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च कर दी है, यहाँ आप पैसे लगाएंगे आपको 10 दिन में डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा। लोग भी समझदार हैं, पहले वो यकीन नहीं करते हैं, फिर वो उनको किसी ग्रुप में जोड़ते हैं, वहाँ पे 1000 लोग बोलते रहते हैं भाई मेरा तो बहुत फ़ायदा हो गया, मेरे पैसे बढ़ गए। लोग थोड़े से पैसे लगाकर ट्राई करते हैं, उनके पैसे बढ़कर मिलते हैं, फिर वो जो 5000 या 500 रुपये लोगों ने लगाए थे वो 5 लाख लगाते हैं, फिर 10 लाख लगाते हैं, और इसमें करोड़ों रुपए। और मैं बताऊं, जितने भी पैसों का अभी साइबर क्राइम में नुकसान हो रहा है उसमें लगभग 60 से 70% से अधिक इन्वेस्टमेंट स्कैम में ही लोग गंवा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा लोगों को विश्वास दिला देते हैं कि कोई सरकार की कोई स्कीम है या कोई बढ़िया ग्रुप ऐसा ऐप है या वेबसाइट है जिसके थ्रू आपके पैसे बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी, सबसे पहले तो कोई फ़ोन पर कोई भी ऐप आता है जो डायरेक्ट आपको दिया जाता है, तो आपको उसको इंस्टॉल नहीं करना है, या किसी अनजाने या अनवेरीफाइड लिंक्स के थ्रू आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, या कोई भी आपको कई बार अर्जेंसी दिखा करके बिजली कट जाएगा, सिम कट जाएगा, आपको वो बिजली विभाग से बन करके आपको एक ऐप डाउनलोड कराएंगे। तो हमेशा ऐप्स को आप प्ले स्टोर वगैरह से डाउनलोड करें। और क्योंकि कई बार आपने पेपर में पढ़ा होगा कि ना पैसे, ना OTP बताया, ना मैंने कोई बात की, मेरे पैसे खाली हो गए, ऐसा कई बार आता है। वो लोगों को पता नहीं चलता, उन लोगों ने किसी अनवेरीफाइड सोर्स से, जैसे कल ही मुझे किसी ने फ़ोन किया कि उन्होंने कल दिन में उन्होंने किसी कस्टमर केयर नंबर पे गूगल से फ़ोन किया, उनको लगा कि मेरा कोई ऑर्डर था जो गलत चला गया, उनको रिफ़ंड के लिए बात करनी थी। उन्होंने कहा हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। कस्टमर केयर पे गूगल पे सबसे ऊपर लिखा आया, उन्होंने कॉल किया, उधर से कस्टमर केयर ने उठाया, उन्होंने कहा आप अपना मोबाइल का स्क्रीन हमसे शेयर कर दीजिए, हम आपका सारा वो प्रोसेस पूरा कर देते हैं। उन्होंने मोबाइल का स्क्रीन शेयर किया, उन्होंने कुछ कार्रवाई की, कहा आपका रिफ़ंड हो जाएगा, बात ख़त्म हो गई। ये दोपहर की बात थी, और सुबह के 2 बजे 2 AM उनके बैंक से अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र होने शुरू हो गए। जब तक 6 बजे वो सोकर उठे, उन्होंने देखा कि उनके अकाउंट से, चूंकि संयोगवश जो अकाउंट था उसमें 1 लाख रुपए ही थे, उसमें से 97,500 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो चुके थे। वो उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने स्क्रीन शेयर करके कोई ऐप डाला। उन्होंने कहा उन्होंने एक ऐप डाउनलोड किया था जिसकी मदद से वो मेरा रिफ़ंड वगैरह का प्रोसेस कर रहे थे। तो बस ऐप डाउनलोड हुआ, आपके फ़ोन तक उनकी पहुंच बन गई। अब उनको आपसे, अब आप सुनते हैं ना बार बार एड्स आता है, OTP मत बताएं, OTP शेयर मत करें। अब कोई OTP शेयर नहीं करता है, सबको पता है OTP शेयर नहीं करना है, ये एक तकिया कलाम बन गया है, OTP शेयर मत करो, पासवर्ड शेयर मत करो। अब तरीके ऐसे हैं कि OTP आपसे बिना शेयर किए ही कैसे वो ले सकते हैं। तो उसका एक तरीका यही है, आपका जो मैंने बताया, कोई ऐप डाउनलोड होते ही आपके फ़ोन पे उनकी पहुंच बन गई, और उसके बाद आपको OTP शेयर करने का कष्ट नहीं उठाना, वो खुद ही कर लेंगे। एक और बताऊंगा, व्हाट्सएप पे एक बड़ा बीच में चल रहा था, अभी भी चल रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा कम है, जो आपको अपने किसी बहुत परिचित के व्हाट्सएप से मैसेज आएगा कि गलती से एक OTP मैंने
आपके फ़ोन व्हाट्सएप पे चला गया है मेरा, वो मुझे जल्दी से वापस कर दीजिए, मुझे अर्जेंटली कुछ करना है। आप उस मैसेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यकीनन ये वही व्यक्ति हैं जिनसे, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव हैं, पिछले 4 साल से या 2 साल से मैं जो बातें कर रहा हूँ पूरा उनका ही वो प्रोफाइल है। आप उनको ज़्यादा सोचते नहीं, कोई किसी ध्यान में है OTP शेयर कर देते हैं, शेयर करते ही आपका व्हाट्सएप लॉग आउट हो जाता है और आपका व्हाट्सएप अब उस हैकर के हाथ में जाता है और अब आपके व्हाट्सएप को यूज़ करके वो आपके सारे दोस्तों को वैसा ही मैसेज कर रहा होता है। तो हम हमेशा कहते हैं कोई इस तरह का अगर आपको मैसेज आए, आपको उस नंबर पे अपने उस फ्रेंड को कॉल कर लेना है, पूछना है कि क्या आपने सच में ऐसा कुछ किया है, क्या OTP भेजा है, या कई बार कोई बोलता है आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दिया, आप फ़ोन करके पूछ ले। तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। तभी जो माननीय प्रधानमंत्री ने लास्ट ईयर मन की बात में कहा था कि रुको, सोचो और एक्शन लो, ये मंत्र दिया था उन्होंने, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। तो हमें बहुत सावधानी से रुक कर सोच कर काम करना है, तो निश्चित रूप से ऐसे फ्रॉड से आप बच सकते हैं। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम बहुत चल रहा है, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के बारे में आपने बताया, पर किसी व्यक्ति को ये कैसे समझ में आया कि उसके साथ स्कैम का अटेम्प्ट हो रहा है? क्योंकि ये जो स्कैमर्स हैं वो भी बहुत क्रिएटिव होते जा रहे हैं, डे बाय डे दे आर कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़। अच्छा, OTP वाला तो पहले पुराना हो गया, तो अब नए तरीके से वो OTP निकाल रहे हैं, जैसे कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम के बारे में कुछ दिन पहले न्यूज़ में आ रहा था। तो कोई ये पहचाने कैसे कि मेरे साथ स्कैम होने की कोशिश की जा रही है, कैसे सजग रहे? ये बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है, बिकॉज हम लोग 2-4 तरीके आपको बताते हैं, फिर आपको एक नए तरीके से होता है, फिर आप बोलेंगे आपने तो ये बताया था मगर मेरे साथ तो ये हुआ है। हमें हमेशा 3 बेसलाइन याद रखना है, लालच, डर और लापरवाही। ये 3 चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया डिजिटल अरेस्ट का, वहाँ क्या है, आपका डर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या आपको फ़ोन आता है, जैसे भी डॉक्टर जोशी बता ही रहे थे कि मोबाइल गुम होते ही लोगों का दिल टूट जाता है। आपको अगर कोई फ़ोन करके बोल देगा अगले 1 घंटे में आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा, तो लोगों को पूरा दिखने लगता है कि भाई मेरे तो सारे कनेक्शन कट हो जाएंगे, मेरा सारा काम रुक जाएगा, तो अर्जेंसी आ जाती है, आपका शाम तक आपकी बिजली कट जाएगी। तो जब भी आपको लगे कि कोई ऐसा कॉल आ रहा है या ऐसा कोई मैसेज आ रहा है जहां एक अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है, डर पैदा किया जा रहा है, आपको रुक जाना है। और जितना ज़्यादा डराया जा रहा है उतना ही ज़्यादा आपको रुक कर सोचना है। उसी तरह से लालच, जैसे आपको कोई अनरियलिस्टिक ऑफर लगता है, टू गुड टू बी ट्रू हम बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा लगता है आपको कि सच हो जाए, बहुत ज़्यादा मुझे मुनाफा हो रहा है, आपको जितना ज़्यादा लालच उतना ही ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी है। और लालच किसी भी तरह का हो सकता है। अनजाने लोग सोशल मीडिया पे आपके दोस्त बन जाते हैं और आपको समझना चाहिए कि कोई अमुक व्यक्ति ऐसे कैसे मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, और फिर वो आपसे दोस्ती करके 2-4 दिन बात करेंगे, फिर आपके पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं। तो आपको समझना है कि जो लालच है वो कई तरह का हो सकता है। आपको कोई नया दोस्त आकर आपसे दोस्ती कर रहा है, आपको एक दोस्त बनाने का लालच है, वहाँ भी आप फंस रहे हैं। आपको पैसे बढ़ाने का लालच है, वहाँ भी आप फंस रहे हैं। तो जहाँ भी डर हो, जहाँ भी लालच हो, वहाँ आपको अलर्ट हो जाना है, डबल चेक करना है। और जैसे मुझे कोई ऑफ़र आया, कोई स्कीम गवर्नमेंट का, आपको वेबसाइट, सोशल मीडिया एड्स, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कैमर्स हमारे तक पहुँचते हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स के माध्यम से। आपको कोई ऐड दिखे, आप उसकी वेबसाइट पे चले जाइए। अगर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की साइट पे चेक कीजिए कि ऐसा कोई स्कीम है क्या। तो हमेशा ऑथेंटिक वेबसाइट से चेक करें, जांच करें, तो निश्चित रूप से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो सर, अगर कोई इंसान जो बताई गई सावधानियां हैं वो बरत रहा है, सब चीज़ें उसने एकदम परफेक्ट करी है, फिर भी वो फ्रॉड का शिकार हो गया है, उसके पैसे चले गए हैं, तब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जी देखिए, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि आमतौर पे सबके साथ या आपके रिलेटिव्स के साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो लोग अपना जो सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है उस समय उसको जाया कर देते हैं। कभी वो अपने बैंक में कॉल करते हैं, कभी वो पुलिस थाने में भागते हैं। तो आपको इसमें, इस तरह के मामलों में क्या होता है, सबसे समय जो है, टाइम इज़ द एसेंस। जितनी जल्दी आप इन्फॉर्म करेंगे उतनी जल्दी, अगर आपका पैसा खोया है तो पैसे रुकने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि जब तक पैसा आपका बैंकिंग इकोसिस्टम में है तब तक तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। एक बार पैसा जब बाहर निकल गया तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन का विषय बन जाता है। फिर आप क्रिमिनल्स को अगर पकड़ते हैं, और कई बार क्राइम्स जो हैं वो आपके दूसरे देशों से हो रहे हैं, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया में। अगर आपको पता नहीं है, वहाँ बड़े बड़े स्कैम कंपाउंड्स बने हुए हैं, जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ कॉल सेंटर्स हैं, वहाँ पे ऐसे स्कैम वाले कॉल सेंटर्स बने होते हैं, जहाँ के थ्रू आप पर, तो पैसे को रोकना कैसे है, तुरंत आपको
1930 एक नंबर है, भारत सरकार गृह मंत्रालय का है, इस पर आपको कॉल करना है, या फिर एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, वहाँ पर आपको कंप्लेन दर्ज करानी है। वो डालते ही कंप्लेन वो इमीडिएटली आपके रिस्पेक्टिव बैंक्स, पुलिस सबके पास पहुँच जाती है। आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो क्या सर ऐसे मामलों में आपने रिकवरी के बारे में सुना है? क्या पैसा लोगों को वापस मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अगर आप समय पे कंप्लेन करते हैं तो आपका पैसा इमीडिएट एक्शन होता है, रुक जाता है। इस प्रक्रिया को अभी और भी तेज़ बनाया जा रहा है ऑटोमेट करके चीज़ों को, ताकि जैसे अभी बैंक को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, वो सब प्रोसेस ऑटोमेट हो और अधिक बढ़ेगा। मगर अभी पिछले वर्ष ही लगभग 7,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे रोक लिए गए हैं, ऐसा जो हमारा डेटा है बताता है। तो सर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, 1930 पे कॉल करना है अगर फ्रॉड हो जाए तो जी, और अगर उनको रिपोर्ट करना है वेबसाइट के ऊपर तो cybercrime.gov.in पे जाना है। ये सब आप याद रखिएगा क्योंकि हम जो क्विज़ करने वाले हैं इस सेशन के बाद उसमें ही आपके काम आएगा गुडीज़ जीतने के लिए। तो सर आखिर में बिफोर वी रैप दिस अप, आपका एक मैसेज सबके लिए ताकि वो साइबर सेफ रह सके और साइबर क्रिमिनल से अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सके, क्योंकि सब बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, कोई भी ऐसे नहीं देना चाहेगा। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, पैसों के अलावा जो साइबर क्राइम है और भी बहुत रूप में होते हैं। जैसे किसी का आप पता चलता है मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा एक फेक प्रोफाइल बन गया है, कोई आपको ऑनलाइन हैरास कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, इस तरह किसी भी तरह के कंप्लेंट्स अगर हैं तो आप उसको cybercrime.gov.in पर आकर रिपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर एनोनिमस रिपोर्टिंग का भी प्रावधान है, आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ किए बिना भी बता सकते हैं और कार्रवाई हो जाती है। उसके अलावा मैं तो यही कहूँगा कि फ्रॉड या ऐसे कोई घटना आपके साथ हो ही ना, इसके लिए ही जो हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आपको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है। इसके लिए हमारे गृह मंत्रालय का एक सोशल मीडिया हैंडल है, मैं चाहूँगा जितने लोग यहाँ बैठे हैं, साइबर दोस्त उसका नाम है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, अगर आप व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, एक्स या ट्विटर जो एक्स हो गया है उस पे हैं, यूट्यूब पे हैं, हर जगह ये प्लेटफॉर्म आपको साइबर दोस्त के नाम से मिलेगा। इसको फॉलो करें। यहाँ पर डेली हम लोग बड़े ही रोचक और समझने वाले तरीके से आपको लेटेस्ट जो मोडस ऑपरेंडी क्रिमिनल्स के हैं, जो तरीके हैं, उसके बारे में बताते हैं, कैसे रिपोर्ट करना है, सब कुछ समझाते हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो खुद भी सतर्क रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क रख पाएंगे। सो ये मेरा एक आपसे आग्रह रहेगा। जी, थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली इन्फॉर्मेटिव। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतने सारे स्कैम्स के बारे में जिन्हें हमें नहीं जानते थे वो भी अब पता चला है, और कैसे बच के रहना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। ज़ोरदार तालियां एक बार निशांत कुमार जी के लिए। थैंक यू सर। I'd like to invite Deepak Kumar ji on stage now. He's the Deputy Commandant, I4C. Thank you so much. हाँ जी सर, yes sir. In the meantime, please आप लोग तैयार रहिएगा। मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रही हूँ with the questions. गुड इवनिंग टू ऑल। अभी आपने सुना हमारे जो डायरेक्टर श्री निशांत कुमार सर ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में बताया। उससे पहले डॉक्टर जोशी सर ने स्टार्ट ही किया था डिजिटल दुनिया के बारे में और क्लाउड और बादल के बारे में। तो चूँकि ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जैसा कि हमारे डायरेक्टर सर ने बताया, ये 2014 में सरकार ने इसकी स्थापना करी थी। तो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब भी कोई इस प्रकार के थ्रेट आते हैं तो सरकार एक कमेटी गठन करती है, और उस कमेटी के द्वारा ये 2018 में कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट करी थी, तब जाके इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का इस्टेब्लिश हुआ था। हम हिंदुस्तान के पहले ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो साइबर क्राइम को डील करते हैं अक्रॉस द कंट्री। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, और जैसा डायरेक्टर साहब ने बोला कि इसमें टाइम बहुत मायने रखते हैं। अगर किसी प्रकार की फ्रॉड हो जाती है, पहले तो फ्रॉड होना नहीं है, लेकिन अगर किसी प्रकार की फ्रॉड हो जाती है तो बिना समय गवाए हुए हमें 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 उसके ऊपर कॉल करनी है। और दूसरा हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in के ऊपर। जिस प्रकार के आपने देखा होगा कि हमारी आर्मी एयरफोर्स हमारी देश को प्रोटेक्ट करती है, उसी प्रकार से जो साइबर से जो प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो I4C MHA की है, और हमने एक वार रूम बनाया है। तो अगर आप
साइबर फ्रॉड की बात करें तो साइबर फ्रॉड में जो हमारे लिए जो सबसे बड़ा फुटप्रिंट होता है, डिजिटल फुटप्रिंट, वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहले पैसा जाता है। दुनिया में कोई भी ऐसा फ्रॉडस्टर नहीं है जो आपके खाते से डायरेक्ट पैसा निकालेंगे। सबसे पहले किसी भी तरह से मोडस ऑपरेंडी देके आपके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डालेंगे। तो ये जो बैंक होता है, बैंक को पता होता है कि आपका पैसा किस बैंक में गया। तो हमने एक वार रूम बनाया जिसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा सरकारी और गैर सरकारी बैंक के लोगों को अपने साथ बिठाया है, और अगर आप 1930 पे कॉल करते हैं तो बैंक आपका पैसा को फ्रीज करता है। जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बोला कि लास्ट ईयर ही हमने तकरीबन 8 से 9 हज़ार करोड़ आम जनता का पैसा बचा के और उनके खाते में डाला। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये बॉर्डरलेस क्राइम है। अगर देश के प्रधानमंत्री 2 बार मन की बात में, लास्ट ईयर टू टाइम्स मन की बात में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आप समझिए कि ये खतरा कितना खतरनाक है। देश के प्रधानमंत्री 2 बार मन की बात में आके आ रहे हैं कि हिंदुस्तान में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी लोग फंस रहे हैं। अभी कल की ही बात है, उत्तर प्रदेश के एक डीजीएम जो बैंक के खुद ऑफिसर हैं, उनका 2 करोड़ रुपया चला गया। और जो सिंडिकेट यूपी पुलिस ने क्रैक किया तो वो सिंडिकेट ने लास्ट 6 मंथ में 1200 करोड़ रुपया का फ्रॉड किया है। तो आप समझिए कि जो फ्रॉडस्टर हैं वो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन जो विक्टिम है वो दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम को क्रैक करके आया है। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाले हैं वो इसके विक्टिम है। तो उसका कारण क्या है? कारण हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत ही साधारण शब्दों में बताया कि फियर, हमको डरना नहीं है। चाहे कोई पुलिस वाला हो या कहे जो जज हो, तो हमको डरना नहीं है। दूसरा होता है ग्रीड, लालच, हमको पैसा बढ़ाना होता है, हमें सुंदर दिखना होता है, वो सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला कि अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। मैडम आज ये फेस्टिवल खत्म हो जाएगा तो आप टिकट ले लीजिए, थोड़ा कम पैसे में मिल जाएंगे टिकट। तो आप सोचोगे 500-1000 रुपीज़ देंगे, लेकिन जो लिंक को आप क्लिक करेंगे वो मैलिशियस लिंक होगा। आप सभी को पता होगा अभी शादी का मौसम चल रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर में आपको मतलब वेडिंग इनविटेशन आएंगे, लेकिन वो फर्जी हो सकता है। आप सोचेंगे कि मैं इसको ओपन करके देखता हूं, उसके साथ में एपीके फाइल जुड़े होंगे। जब आप उस लिंक को ओपन करोगे तो आपका मोबाइल की जो एक्सेस होती है वो फ्रॉडस्टर के पास चली जाती है। ये आपके पास में सिर्फ मोबाइल है, लेकिन जो सारी इंफॉर्मेशन है वो फ्रॉडस्टर के पास में चली जाती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से यह आग्रह करना चाहूँगा कि जो हमारा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, इसको नोट कर लीजिए। और जो हमारा पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी सभी की जिंदगी में एक दोस्त होता है, उसी प्रकार की डिजिटल दुनिया में जो मेरा दोस्त है वो साइबर दोस्त है। अगर आप ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साइबर दोस्त को फॉलो करेंगे तो पर डे जो हमारे साथ में हमारे पास में 8 to 9,000 कंप्लेन आ रहे हैं। आप इसी से अंदाज लगाइए कि कितना खतरनाक है। 8 to 9,000 कंप्लेन आ रहे हैं। उस कंप्लेन को जब हम एनालाइज करते हैं, उसकी एक जो मोडस ऑपरेंडी है उसको हम सोशल मीडिया पर डालते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। जैसे मौसम विभाग फोरकास्ट करती है कि बहुत तेज बारिश आंधी आनी है, तो हम उसका एक प्रिवेंशन लेते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा साइबर दोस्त है उसके ऊपर में सारे डालते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हमने अमिताभ बच्चन जी को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और आज से 6 महीना पहले आपने देखा होगा कि जितने भी फ़ोन कॉल आते थे तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ में आपको प्रिवेंटिव मैसेज मिलते थे कि फ्रॉडस्टर से बचना, डिजिटल अरेस्ट से बचना, इन्वेस्टमेंट स्कीम से बचना। तो जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, कुछ भी हो, पुराने टाइम में हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया था कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता है वो टिकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया पर आप कितना ज़्यादा शेयर करते हैं। तो सोशल मीडिया पे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें ताकि फ्रॉडस्टर को आपके बारे में जानकारी मिले। कोई भी मैलिशियस ऐप, कोई भी अननोन नंबर से, खास करके व्हाट्सएप नंबर पे आपने देखा होगा, अभी सर ने इन्वेस्टमेंट और डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात किया। अगर उससे 3 महीने पहले की बात करें तो सेक्सटॉर्शन बहुत ज़्यादा होता था। अननोन नंबर से कॉल आया, कॉल आपने रिसीव किया, उधर से एक लड़की कॉल करेगी, अपने कपड़े सारे उतार देंगे, आपको फोटो उनके साथ में मिला देंगे और आपके सारे फ्रेंड सर्कल में मैसेज फैला देंगे कि ये देखो आदमी इस लड़की के साथ में घूम रहा था। अब मुझे अपनी परिवार को बचानी है, मैं अपनी वाइफ को बोलूं
कि मैं जनपद के ऊपर में ऐसा दिल्ली फेस्टिवल में था, वो मेरी बीवी नहीं मानेगी, बोलेगी नहीं नहीं तुम कहीं होटल में होगा, क्योंकि फोटो उसके सामने है। तो मैं कोई हनुमान हूं नहीं कि अपना सीना चीर के दिखा दूं कि भैया मेरे राम लक्ष्मण मेरे दिल में बसते हैं। तो आपका धन भी जाएगा और आपका धर्म भी जाएगा। तो लोग अपने परिवार को बचाने के लिए पैसा देना शुरू करते हैं, और एक बार आपने फ्रॉडस्टर को पैसा दे दिया, आपको वो चिता तक लेके जाएंगे, क्योंकि उससे बात बनेगी नहीं। तो इसलिए अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको आप बचा के रखिए, अननोन नंबर को रिसीव न करें, खास करके जो अननोन व्हाट्सएप कॉल आते हैं उसके ऊपर में नहीं करें। और हमें किसी भी सूरत में, अगर हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके ऑल हिंदुस्तान के लोगों से यह आग्रह किया है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इसका एक ही बचाव है जो हमारे डायरेक्टर ने बोला, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सिर्फ आपकी जानकारी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी पैसा आपसे नहीं लेके जा रहे हैं, आपकी सहमति से लेके जा रहे हैं। वो चाहे आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हो, एनी डेस्क दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो सारा का सारा काम करते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि किसी भी प्रकार के फ्रॉड में न फंसें, और जहां पर इस प्रकार की फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होती है वहां पे इनके साथ साथ हमें साइबर अवेयरनेस के भी बारे में बात करना है, क्योंकि देश दुनिया अगर हमारी सुरक्षित होगी तभी हम जी पाएंगे। अगर हम आपसे बोलें कि हमारा हिंदुस्तान का पैसा पर डे देश से बाहर कितना जा रहा है, तो कुछ आइडिया लगाएं कितना जा सकता है। 6 से 7 हजार करोड़ पर डे हमारा हिंदुस्तान का पैसा विदेशों में जा रहा है, सिर्फ साइबर फ्रॉड में। तो आप सोचें कि आने वाले दिन में अगर हम सचेत नहीं होंगे तो हमारे पास ये जमीन रह जाएगी और कुछ भी नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो हम सब का काम बनता कि हम इस देश को बचाएं, इस देश की तरक्की में हम आगे आए। और दूसरा, डिजिटल दुनिया का तो हमें प्रमोट करना है, लेकिन हमें बचाव भी आना। पुराने टाइम में आपने देखा होगा दादा और दादी जी का पॉकेट के पीछे भी एक पॉकेट होता था ना, उसकी कोई पॉकेट नहीं लेते थे। लेकिन नई जनरेशन का रोज पॉकेट चला जाता है ना, क्योंकि वो चीजें दिख रही है। तो हमें अपनी इंफॉर्मेशन, अपना पैसा, अपने संसाधन को बचाना है, और बचाने के लिए जरूरत है कि डिजिटल दुनिया में तो साथ देनी है, लेकिन हमें 2 चीज को यूज करनी है। लास्ट बात करके मैं खत्म करना चाहूंगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके पास में 2 बैंक खाते होनी चाहिए। एक बैंक खाता जिसमें आप रोज खर्चा का पैसा रखते हो। मान लो मेरी महीने की खर्चा 50,000 है, तो आप पहला दिन उसमें 25,000 ही डालिए, फिर 15 डेज के बाद में उसमें डालें। अभी गलती क्या हो रही है, पूरी जिंदगी की जो कमाई है ये हमारा डिजिटल बम है। अगर आपके पास में कोई भी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर बोलेगा आपका जीने या मरने का परसेंटेज है। लेकिन साइबर क्राइम में आइदर 100% सेफ है या 100% अनसेफ है। इसमें परसेंटेज नाम की कोई चीज ही नहीं है कि मेरा 20% बच गया, मेरा 50% बच गया। आइदर आप 100% सेफ है या 100% अनसेफ है। तो कृपया करके जो आपकी मोटी कमाई है उसको एक खाते में रखें, और रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम खर्चे करते हैं उसको एक दूसरा मोबाइल में रखें, उससे आप खर्चा करें। तो अगर मेरा नुकसान भी होगा तो कितना होगा, बहुत कम नुकसान होगा। मैं लास्ट अपनी एग्जांपल देता हूं। मेरी वाइफ कब बोलती है खर्चा कितना होगा महीने में, मैं तो वो बोलती है 30,000 में मैं घर चलाता हूं। तो मैं पहली तारीख को उनको 15,000 देता हूं। वो बोलती है अरे मैंने तो मांगा 30, तुमने दिया 15। मैं बोला मैडम अगर 15 दिन तुम जी लोगी ना तो 16वां दिन मैं तेरे को 15 दूंगा। क्यों भाई, तुम फेशियल करवाने जाएगी, आईब्रो बनवाने जाएगी, दीपक कुमार तेरे पीछे पीछे जो जाएगा नहीं, इसलिए तुम जी लो 15 दिन, तुम जी लो, फिर तेरे 16वां दिन। तो अगर मेरी लाख रुपया की सैलरी 1 लाख, तो मेरा जो नुकसान हो 15% है। आप समझ रहे ना, नुकसान होना तय है। इस बीमारी को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरा नुकसान हो मिनिमम नुकसान है। लेकिन अगर मैंने मेरी वाइफ को पूरा महीने का एक्सेस पकड़ा दिया और 12 महीने का 12 लाख है और खर्चा मेरा 2 ही लाख हुआ, तो 10 लाख मेरे नुकसान चले गए ना। तो बहुत सारी बेटी की शादी रुक गई है, बहुत सारे लोगों की ट्रीटमेंट रुक गया क्योंकि फ्रॉड हो गया, पूरा पैसा चला गया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है कि एक से ज्यादा आप खाता नहीं रख सकते हो। तो कृपया करके 2 खाता रखिए, एक खाता में कम पैसा रखें और दूसरा खाता 1 वे ट्रैफिक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपक सर। अब हम जिस क्विज की बात कर रहे थे कि हम लोग आपके लिए एक छोटी छोटी गुडीज़ लेके आए हैं, उसके लिए हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहला स्टेप जो उसके लिए आपको करना है, प्लीज़ साइबर दोस्त
CYBERDOST, ये हमारा हैंडल है इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे। प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। सब अपना फ़ोन उठाइए, प्लीज़ फॉलो दबाइए फटाफट से, ताकि मैं आपके पास आ पाऊँ। मुझे एक सर दिख रहे हैं फॉलो करते हुए, साइबर दोस्त जी। थैंक यू सो मच। मैं आपके पास आती हूँ सवाल करने के लिए। सो बेसिक छोटा सा हमने गेम रखा है। आपसे मैं एक लाइन बताऊंगी, आपको बताना है ये स्कैम है या सेफ है, ठीक है? जिसने फॉलो कर दिया फटाफट से हाथ ऊपर करें मैं, ताकि उनके पास आ पाऊँ। यस सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपसे जो पहला सवाल कर रही हूँ वो ये है कि आपको एक ईजी वर्क फ्रॉम होम जॉब का ऑफर मिल रहा है और सोशल मीडिया पे ऐड है वो, जिसमें वो आपको कह रहे हैं कि 30,000 रुपये तो हम आपको एडवांस में दे देंगे और 15,000 रुपये सैलरी। आपको घर पे बैठ के सिर्फ पेंसिल पैकिंग का काम करना है। तो क्या ये स्कैम है या सेफ है? मैम इनिशियली इट सीम्स टू बी स्कैम, मतलब सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से। स्कैम है? क्या बात है, तो लोग ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं इस सेशन से। आपका नाम सर? मैम माय नेम इज शिवम कुमार। कंग्रेचुलेशंस, वेयर इज हिज गुडी? आपको साइबर दोस्त की तरफ से ये बैज ऑफ ऑनर मिलता है। थैंक यू सो मच। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। किसने और फॉलो किया है हमें? उधर मैं आती हूँ। आप साइबर दोस्त, CYBERDOST, हर जगह आपको मिलेगा। मैम उनके पास जाके मैं आपके पास आती हूँ। अच्छा, आपको एक बहुत फेमस कंपनी से, गूगल या TCS से अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है कि आपकी जॉब लग गई है, और वो जॉब के लिए आपने इंटरव्यू तक नहीं दिया था। तो क्या ये स्कैम है या सेफ है? स्कैम है ये। शाबाश, तालियां हो जाए इनके लिए। क्या रखिए? कंजूसी नहीं तालियों के अंदर यार। नाम बताइए आपका। हेलो रोहित। रोहित, थैंक यू रोहित। रोहित के लिए गुडी प्लीज। इनको एक बैच भी मिलता है। नेक्स्ट, मैम ने रेज किया था हैंड, हो रहे मैम। मैम एक इंस्टेंट लोन ऐप है, ठीक है? वो बोल रही है आपको लोन हम ऐसे ही दे रहे हैं, आपकी कोई सिबिल स्कोर कुछ नहीं चेक कर रही। बोल रही है आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है, हम आपको देंगे, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से नहीं मिल रही है। कैन यू इनवाइट ऑल द गेस्ट टू मूव इन प्लीज? आपको उसको सारा गैलरी का, सारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस देना है। क्या ये स्कैम है या सेफ है? स्कैम ही है। स्कैम है। तालियां हो जाए इनके लिए भी प्लीज़। ओके, प्लीज़ इनका गुडी। थैंक यू सो मच। वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, तो हम ये और कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, बट हम कोशिश करेंगे अगर बाद में कर सकते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एंड हैव अ नाइस इवनिंग।